नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय सिया राम, जय महाकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इससे पहले हमारा जो है मौलिक अधिकार तक कंप्लीट हो चुका था, है ना? तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है? तो चलिए उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देख रहे होंगे, ठीक है भैया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो वो है भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, ठीक है भैया। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। ये संविधान में भाग 4 डीपीएसपी किसमें है भैया? तो भाग 4 में। और कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? तो 56 से 51 के अंतर्गत है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शासन व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता उपलब्ध कराएगा, ठीक है, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है, ठीक है भैया। इसके आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। तथापि यदि दोनों के चयन का विकल्प ना हो तो उसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही होगा, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, तो वो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ऊपर वाले में देखा हम लोगों ने और देखा कि फिर उसी क्वेश्चन को किस प्रकार से फिर से पूछा गया, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो पहला है ग्राम पंचायतों का गठन, समान नागरिक संहिता, ग्रामीण क्षेत्र के कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति, काम का अधिकार। तो इसमें से हमारा ये दूसरा सही हो जाता है। और चौथा दूसरा जो है नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, ठीक है। बाकी ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम क्षेत्रों के में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति, ये दोनों गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है, ठीक है भैया। इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। कथन 1, ग्राम पंचायतों का गठन और 3, ग्राम क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की प्रोन्नति गांधी सिद्धांतों के अनुरूप है। जबकि कथन 2 जो है समान नागरिक संहिता और चौथा जो है काम का अधिकार अन्य वर्गों, उदार बौद्धिक एवं समाजवादी के नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी नहीं है, ठीक है भैया। निम्नलिखित भारतीय संविधान भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में कौन सा सूचीबद्ध है? तो इसमें से पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो इसमें से जो हमारा सही हो जाता है पहला और दूसरा, ठीक है। इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। चलिए इसके आगे इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारतीय संविधान भाग 4 में डीपीएसपी के सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 घ में पुरुषों और स्त्रियों 39 घ में है पुरुषों और स्त्रियों के समान दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन। ये देखो ये लाइन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो 39 घ में है, ठीक है। अनुच्छेद 44 में क्या है? तो अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता है, ठीक है। जबकि अनुच्छेद 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा देने का विशेष निर्देश है, ठीक है। ये तब पॉइंट मास्टर, ठीक है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लिखित नहीं है, इसका प्रभाव भी नीति निर्देशक तत्व जैसा ही है और राज्य एक बाध्यकारी नहीं है। राज्य इस पर जो है वो बाध्यकारी नहीं है, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो वो है भैया नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार क्या है? परिवर्तनीय है। आप नीति निर्देशक तत्व में मतलब डीपीएसपी में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन मौलिक अधिकार में आप परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। ये तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाता है, ठीक है भैया।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि नीति निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों के राज्य के प्रति सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए सरकारों को निर्देश करती है? तो वो है अनुच्छेद 40। कौन सी है? अनुच्छेद 40 है। पंचायत का गठन किसमें है भैया? तो अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, भारतीय संविधान भाग 4 में के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 पंचायतों की गठन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसके अनुसार जो है राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, इसके आगे है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद सरकार के राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का आदेश देता है? तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 40 है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? सेम क्वेश्चन, अनुच्छेद 40। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। राज्य के निर्देशक तत्व के अंतर्गत पंचायत राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो की गई है डीपीएसपी में। किसमें की गई है भैया? डीपीएसपी में। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है हमें। तो ठीक है भैया, तो हम देखते हैं इसमें। तो इसमें हमारा हो जाता है ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो अनुच्छेद 40 में हो जाता है। ठीक है भैया, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण 50 में हो जाता है। ठीक है भैया, और अनुच्छेद 44 में जो है समान सिविल संहिता हो जाती है। ठीक है भैया, पहले का 5वां हो जाएगा और उसके बाद उसका तीसरा हो जाता है। इसमें तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है ना। चलिए नीचे देख लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या था? ये कृषि पालन 48 में है और अंतरराष्ट्रीय जो है ए 51 में है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा जो सही उत्तर होगा हमारा वो 5वां। ठीक है, उसके बाद पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद हो जाएगा तीसरा और उसके बाद चौथा। ठीक है, मतलब 512 34 ये हमारा हो जाएगा। ग्राम पंचायत का गठन किसमें है? तो अनुच्छेद 40 में है। समान सिविल संहिता जो है अनुच्छेद 44 में है। कृषि एवं पशुपालन ये किसमें है? तो अनुच्छेद 48 में है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो है वो अनुच्छेद 50 में है। अंतरराष्ट्रीय शक्ति का विकास जो है अनुच्छेद 51 में हो जाता है। ठीक है भैया, चलिए अब हम देखेंगे मूल कर्तव्य। हमारा नीति निर्देशक तत्व तो समाप्त होता है, अब हम देखेंगे मूल कर्तव्य को। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन के 10 आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है भैया मौलिक कर्तव्य के। किसके? मौलिक कर्तव्य के। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों की अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठन की गई। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर लाए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 और उसके तहत अनुच्छेद 51 का संविधान जोड़ा गया। ठीक है, क्या कहा गया है? कहा गया है स्वर्ण सिंह समिति की जब स्वर्ण सिंह समिति हुई थी तो उसके द्वारा क्या किया गया था कि 42वें संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, और उस संशोधन के तहत जो है 4 का और अनुच्छेद 51 का जो है वो संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। उसके बाद देखो क्या हुआ,
उसके बाद जो है वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है एक नया मौलिक कर्तव्य जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा संबंधी जोड़ा गया था। पहले तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 4 का और 51 का को जोड़ा गया संविधान में, ठीक है। तब तो हमारे 10 मौलिक कर्तव्य थे। जब गिरावा जुड़ा तो गिरावा कब जुड़ा? तो वो जुड़ा था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है। क्या जुड़ा था भैया? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। अब जो हमारा है वो मौलिक कर्तव्य क्या हो गया? तो वो 11 हो गया। कितने हो गए भैया? तो मौलिक कर्तव्य 11 हो गए, ठीक है। षोडश सिंह समिति के अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे, ठीक है भैया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था भैया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान के एक नया अध्याय जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था भैया मौलिक कर्तव्य, ठीक है भैया। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है, तो वो किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित में भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो वो है भैया हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। क्या है? हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये है हमारा मौलिक कर्तव्य। चलिए, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 का यानी का के चा में इस प्रकार शामिल किया गया है, हमारी संस्कृति हमारी सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, ठीक है। अब हमारा मौलिक कर्तव्य भी समाप्त होता है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति को, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखिएगा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो भैया राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। चलिए इनकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। जिसका प्रयोग जो है इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होता है, ठीक है। संविधान द्वारा केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है, ठीक है भैया। किसमें? तभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान केंद्र सरकार की आदिवासी शक्तियों में किसमें निहित है? तो भारत के राष्ट्रपति में, ठीक है। राष्ट्रपति क्या है? तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, ठीक है। संसद तीन हिस्सों से मिलकर बना होता है ना, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण होता है। इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। भारत और इसके रक्षा बलों के सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो कौन होते हैं भैया? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्र की रक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल के पास। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं हम। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में होगा। किसमें होगा भैया? अनुच्छेद 52 के तहत होगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ये अनुच्छेद 53 में है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र है? तो वो कितनी भी बार, चाहे जितनी बार वो चुना जा सकता है। राष्ट्रपति चाहे जितनी बार चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पात्रता है, ठीक है भैया। इसके अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा, ठीक है।
चलिए इसके आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन-कौन सम्मिलित हैं? तो वो भैया कौन-कौन सम्मिलित है? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है? संविधान का अनुच्छेद 54 जो कहता है हमें कि राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 54, ठीक है? अब इसके तहत क्या होगा? कौन-कौन भाग लेते हैं, कौन-कौन सदस्य? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये कब जोड़े गए थे? तो वो 17वें संविधान संशोधन 92 के तहत जोड़े गए थे, ठीक है भैया? राज्यों के विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है भैया? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी अभी शामिल नहीं किया गया है, ठीक है भैया? चलिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है भैया? तो वो भैया उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है भैया? चलिए इसके आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो वो ये भैया किया जाता है, तो ये तो इसमें तो भैया दोनों सही लग रहे हैं, बी भी सही लग रहा है, सी भी, तो इसमें से बी और सी दोनों हो जाएंगे, ठीक है? अनुच्छेद 55 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचक अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा, ठीक है? इसमें से विकल्प बी सी दोनों सही है, ठीक है भैया? चलिए इसके आगे देखते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो किसे सौंपा जा सकता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है और ये जो भी निर्णय सुनाएगा इसका निर्णय अंतिम होगा, ठीक है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये अनुच्छेद 71 के तहत अनुसार जो भारत सर्वोच्च न्यायालय को ये सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा, ठीक है भैया? चलिए इसके आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो भैया राज्य की विधानसभाएं हैं। कौन नहीं लेती है? विधानसभाएं। लोकसभा लेती है, राज्यसभा लेती है, राज्य की विधान परिषद है, ये सब महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेती हैं, ठीक है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जो है ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया है? तो ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया, पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया नहीं है जो संसद द्वारा चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, जबकि अनुच्छेद 54 खा के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचक गण का भाग है। धातव्य है कि राज्यों की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग नहीं है, ठीक है? चलिए, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें कथन पहला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है? और दूसरा कथन है इसमें राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष तक राष्ट्रपति के लिए पद के लिए ग्रहण करेंगे, ठीक है? और तीसरा इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। तो इसमें से भैया पहला और दूसरा सिर्फ सही हो जाता है। महाभियोग प्रक्रिया तो 61 में है ना, इसमें है 61 में है तो 60 नहीं होगा, ठीक है? तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, तो मतलब ऑप्शन बी जो इसमें है ये सही हो जाता है कि पहला दूसरा हमारा सही हो जाता है, ठीक है भैया? तो इसमें भी एक आ गया कि अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग प्रक्रिया है, ठीक है? चलिए इसके आगे देखते हैं। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो उस समय होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन होते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है? 65 के अनुसार, अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से राष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके भी ना रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा, ठीक है? राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 के तहत, ठीक है? प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969, ठीक है?
तो अगर भी आज जैसे अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनका जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति संभालेंगे, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। अगर ये भी नहीं है तो ये भैया जो उस उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, जो उस समय होंगे, वो इस कार्यभार को संभालेंगे, ठीक है? यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है, उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं है, तो भारत के उपराष्ट्रपति किन्हें नियुक्त किया जाएगा? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है? भारत के राष्ट्रपति को किसके पद से हटाया जा सकता है? उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद द्वारा, ठीक है? किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अनुच्छेद 56 खंड का के उपखंड खा के अनुसार संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति के अनुच्छेद 51 में उपबंधित राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति के द्वारा संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। क्या नहीं देता? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना राष्ट्रपति का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है? अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्य के राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे भैया? राज्यपाल, ना कि राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है? भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। क्षमादान तो कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकता, ठीक है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद में प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित उसमें मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया हो, ठीक है? मतलब इसमें कहा गया है कि जब तक आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को तब तक नहीं हटा सकते जब तक उस पर कोई साबित कदाचार ना हो, ठीक है? और क्या हो? संसद में जितने भी सदस्य मौजूद प्रत्येक सदन का जो है कुल सदस्यों का जो है वो बहुमत प्राप्त हो और जो भी मत दें उसमें उसका कम से कम 2/3 हो, ठीक है? 25 सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, ठीक है भैया? चलिए इसको आगे देखते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? तो वो ब्रह्म क्रम था। क्या था भैया? ब्रह्म क्रम, ठीक है? 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए। 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम जो 14वां था। प्रतिभा पाटिल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी भौरे सिंह शेखावत को पराजित किया था। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो वो बिहार राज्य से थे, ठीक है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार राज्य से थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था। वे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, ठीक है? चलिए इसके आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? तो बिहार से थे। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियमित हो जाता है? तो राष्ट्रपति की सहमति दे देने से, ठीक है? संविधान के अनुच्छेद 111 में विधायकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। क्या है? 111 में राष्ट्रपति पर विधायकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है, ठीक है भैया? चलिए इसके आगे देखते हैं। एक विधेयक जो
संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके अपनी सहमति दे देता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति को। किसे देखेंगे? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, किसी सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो होता है राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्य का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान अनुच्छेद 89(1) और अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है भैया उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। कौन सा कथन असत्य है? तो पहले कथन पढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये तो भैया बिल्कुल सही है, ये थे। और ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। हमारा आंसर भी यही हो जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति नहीं करवाते हैं, दोनों सदस्यों के संसद के दोनों सदस्य करवाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 66 के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों मिलकर अपने निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? तो वो थे भैया 788। कितने थे? 788 थे। ठीक है, 16वें उपराष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल सदस्य हैं, तो वो है भैया राज्य के 233 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों को मिलाकर बने निर्वाचक मंडल में शामिल कुल सदस्य कितने थे? 788। कितने थे? 788। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक था, तो वो था ब्रह्मा। कौन था? ब्रह्मा था। ठीक है, जिसमें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे, ब्राह्मण वो भी थे और ब्राह्मण ये। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति का क्रमानुसार क्रमांक ब्रह्मा था। वर्तमान में व्यक्ति क्रमानुसार 15वें राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हैं। ठीक है भैया, तो मंत्रिपरिषद से कल हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी जो है भैया परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच।